Hello, class 7 students. Welcoming you all to very last, truly very last. I'm not joking anymore now. Very last episode of this particular chapter, that is the rise of empires. है ना? और आज हम इसका आखिरी एपिसोड करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं आपके साथ एपिसोड के साथ, जो कि स्टार्टिंग में है इसकी समरी, तो वो देख लेते हैं, राइट? So this will be your second last episode के last episode बताइए बताइए guys. This will be your last episode. I'm joking again. Last episode, episode number 13. 13वां episode है ये आपका. तो देखते हैं, शुरू करते हैं. First thing first, an empire is a large territory made up by many smaller kingdoms or territories, है ना? जो कि empire है, बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, जो कि छोटे मोटे स्मॉलर स्मॉलर किंगडम से, छोटे मोटे राज्य से मिल के बनती है आपकी बड़ी टेरिटरी, बड़ा राज्य, राइट? Emperor expanded their kingdom mostly to gain fame, mass power, including military power and control resources and economic life, है ना? मतलब कि जो एम्पायर्स हैं, एम्परर्स हैं, वो अपनी इकोनॉमिक, अपनी किंगडम को और एक्सपैंड करते रहते हैं, फेम पाते रहते हैं, और अपने मास पावर को बढ़ाने के लिए, मिलिट्री पावर को और बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज और इकोनॉमिक लाइफ को करने के लिए, आजन अपने हाथ में रखने के लिए, वो और चीजें बढ़ाते रहते हैं, राइट? The first empires of India emerged in regions blessed with abundant natural resources, rivers for irrigation and transport, in the production of a variety of goods for trade, है ना? मतलब कि जो पहले के जो एम्पायर्स थे इंडिया में, वो एज एन रीजन्स में आए, जो कि ब्लेस्ड थे बहुत अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज में, है ना? मतलब बहुत अच्छे अच्छे उस पर नेचुरल रिसोर्सेज थे, रिवर्स इरिगेशन सिस्टम के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, प्रोडक्शन थी, वेराइटी गुड्स की थी, मतलब बहुत सारे गुड्स ट्रेड के लिए थे वहाँ पे, है ना? तो ये सारी चीजें हमें मिलती थी पहले के स्टार्टिंग के एम्पायर्स में इंडिया के, राइट? Alexander campaign in northwest India had a limited political impact but opened the door for Indo-Greek cultural contacts, है ना? जैसे कि जो एलेक्जेंडर का कैंपेन है नॉर्थ वेस्ट में, बहुत ही लिमिटेड पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ, उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ पॉलिटिकली, बट उसने काइंड ऑफ दरवाजे खोल देते इंडो ग्रीक कल्चरल कॉन्टैक्ट्स के वहां से, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमने मौर्यास पढ़ा था, तो द मौर्यास क्रिएटेड अ वास्ट एम्पायर विद अ लेगेसी दैट लास्टेड सेंचुरी, मतलब कि उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य अपना बनाया जो कि जिसकी जो लेगेसी थी वो सालों सालों तक बनी रही, है ना? Their legacy included strengthening trade routes and economic systems, extensive use of coins for trade, well-designed urban settlement, and an elaborate system of administration, है ना? मतलब कि जो उनकी लेगेसी थी वो ट्रेड रूट्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स, बहुत ज़्यादा यूज कॉइन्स का, ट्रेड्स का, ट्रेड के लिए उसका, है ना? अर्बन सेटलमेंट्स की डिजाइनिंग का, और अच्छे अच्छे सिस्टम को इलाबरेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन को इलाबरेट करने के काम आता था, राइट? दे ऑल्सो प्रमोटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उन्होंने साथ ही साथ आपका आर्ट आर्किटेक्चर को भी बहुत ध्यान दिया, उसको प्रमोट किया, राइट? तो वो सब भी चीजें उसके अंदर काम आती थी, राइट? Ashoka was keen to advertise his achievement and project the image of a benevolent ruler who encouraged his subjects to follow the dharma, है ना? मतलब कि वो अपनी जो इमेज थी उनकी, जो लोगों के प्रति, वो दिखाने में बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते थे अपनी इमेज बेनोवलेंट रूलर की, वो बहुत दिखाते थे, इनको अपने जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको ये भी बोलते थे कि इतने मतलब आज धर्म का पाठ फॉलो करा जाए, राइट? So now let us move forward with question and answers, right? So there are 9 questions, so let us take our time and read all that. First is, what are the features of an empire and how is it different from a kingdom? Let us explain this. तो एक एम्पायर और एक किंगडम का क्या डिफरेंस है? जैसे एक एम्पायर बहुत ही टेरिटरी होती है जिसमें बहुत सारे किंगडम्स जो होते हैं, मतलब बहुत सारे किंगडम से जुड़ के बनता है एम्पायर, जो कि एक पैरेलल रूप बनता है ना? प्लस उसका एक ऐसे उसकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है, एज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, टैक्सेशन सिस्टम होता है, बहुत अच्छा ट्रेड होता है, अथॉरिटी जो होती है एकदम एक राजा एक एम्पायर के पास होती है, राइट? छोटा ऐसा होता है, किंगडम छोटा होता है ना? किंग रूल करता है किंगडम को, है ना? दैट इज वाई एम्पायर एम्पायर एम्पायर, किंगडम किंग, इसलिए। और जो एम्पायर है वो बहुत सारे किंगडमों को करता है, एक उसका रूलर होता है जिसको एम्पायर कहते हैं, और जो किंगडम होता है, किंगडम एक छोटा सा वो एरिया होता है, तो वही इसका मेन फीचर है, राइट? And an empire is a vast territory consisting of many kingdoms ruled by an emperor. It has a strong army, efficient administration, organized taxation, extensive trade, and central authority. A kingdom is smaller and ruled by a king, while an empire controls several kingdoms through one supreme ruler, right? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
What are some important factors for the transition from kingdoms to empire? कैसे कैसे क्या क्या ट्रांजिशन होते हैं एम्पायर से किंगडम से एम्पायर में? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फर्टाइल लैंड होना चाहिए, है ना, लैंड अच्छा हो जिसमें आपकी उपजाऊ हो, अच्छे से अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर, टिम्बर, ये सब चीजें होनी चाहिए जो कि आपके नेचुरली नेचर प्रोवाइड करवाता है, अच्छा रिसोर्स होना चाहिए इसका। आयरन टेक्नोलॉजी हमने देखी है कैसे वॉरफेयर इन एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है, तो वो होनी चाहिए। आर्मी अच्छी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर हमने इनका मेंशन किया तो वो भी क्यों है ना। ट्रेड सिस्टम, ट्रेडिंग लाइन ये अच्छी होनी चाहिए, रूलर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए इतने सब कुछ संभालने के लिए, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही वेल प्लान अच्छा होना चाहिए, जो कि आगे इन सबको help out करे, right? So these were all the important factors, right? So वही यहाँ पे देखा that important factors included fertile land, abundant natural resources, iron technology, strong armies, flourishing agriculture, trade routes, capable rulers, efficient administration, and economic prosperity. तो इन सब कारणवश, इन सब कारणों के चलते, ये सारे फैक्टर्स के चलते यहाँ से आपका एक ट्रांजिशन होता है किंगडम से एम्पायर का, राइट? Alexander is considered an important king in the history of the world. Why do you think that is so? है ना, तो एक अलेक्जेंडर को एज एन इम्पोर्टेंट किंग क्यों माना जाता है हिस्ट्री में, और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अलेक्जेंडर है ना, उसने वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्पायर बनाया था, है ना, अपनी मिलिट्री कैंपेन से, है ना। उसने ग्रीक कल्चर को एशिया में लेके, यूरोप में लेके आके बहुत ज्यादा फैलाया था उसको, राइट। उसने अपना जो किंगडम, सर किंगडम उसको राज किया, वो कॉन्क्वेर किया, उससे उसने ये सब बढ़ाया, राइट। इसमें उसने क्या किया, कल्चरल एक्सचेंज बहुत इंकरेज किया, है ना। और बहुत सारा जो इन्फ्लुएंस, क्या क्या चीज, इसमें बहुत सारा जो हिस्ट्री थी ना, बहुत सारा सिविलियंस की, उसको इन्फ्लुएंस किया, है ना, इंडिया इंक्लूडिंग। So that all things were here, right? So Alexander created one of the largest empires of the ancient world through his military campaigns. His conquest spread Greek culture across Asia and Europe, encouraged cultural exchange, and influenced the history of many civilizations, including India, right? So that was it. आगे बढ़ते हैं। In early Indian history, the Mauryas are considered important. State your reasons, है ना, कि मौर्य को इतना इम्पोर्टेंस को दी जाती है, उतना इम्पोर्टेंस देखते हैं हम इनको भी। So in early Indian history, the Mauryas are considered important. Why so? तो मौर्य जो है, उन्होंने इतना बड़ा अपना इंडिया का लार्जेस्ट काइंड ऑफ एम्पायर बनाया, है ना। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग दी, स्ट्रेंथ किया, तो अच्छा सा बनाया। अपना जो ट्रेड सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको इम्प्रूव किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रमोट किया, प्रमोशन किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई, एनकरेज करी, इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े। और अशोका के अंदर में एज एन अपना स्प्रेड किया, क्या क्या चीजें स्प्रेड किया, एज एन अपना आइडियल पीस पीस किया अशोका के अंडर में, जैसे पीस, धर्म, धर्मों का, अच्छी अच्छी गवर्नेंस का, लड़ाई में झगड़े में घुसने का, ये सब हुआ, है ना। तो इसीलिए जो मौर्यास हैं, उनको एज एन अर्ली इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही एज एन वो दी गई है, अहमता, सॉरी, अहमियता दी गई है, why that is why they are considered very much important, right? So that is all the thing was that the Mauryas established India's first large empire, strengthened administration, improved trade and communication, promoted art and architecture, encouraged economic growth, and under Ashoka spread the ideals of peace, dharma, and good governance. All right. Fifth part देख लेते हैं, what were some of the Kautilya's key ideas? Which one of these can you observe even today in the world around us? तो आपको क्या क्या की कौटिल्य के की आइडियाज दिखते हैं, है ना, आपको आजकल के वर्ल्ड में क्या क्या दिखते हैं, ये सब वो भी हम देख लेते हैं। So Kautilya believed in what all things? So Kautilya believed किन सब चीजों में, एक एफिशिएंट आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लोगों के लिए वेलफेयर हो, एक डिफेंस सिस्टम हो, टैक्सेशन सिस्टम हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, रूरल हो, चाहे ना, यही जो उसके सेवन आइडियाज है ना, वो सब। पर आज भी हमें ये सब दिखता है, राइट। सो कौटिल्य बिलीव इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, people's welfare, a strong defense system, proper taxation, and economic development. Today, these ideas are reflected in government, armed forces, and public administration, right? Taxation system and welfare schemes as well. Sixth quote देख लेते हैं. What were the unusual things about Ashoka and his empire? What of that has continued to influence India and why? Write your opinion about 250 quotes. So let us see. So Ashoka जो है बहुत ही यूनिक
क्यों? क्योंकि कलिंगा वॉर के बाद में ना उसने जितनी भी लड़ाई झगड़ा वायलेंस वो सब छोड़ दिया था, और एज एन धर्म पीस इन सब की उसमें बात में चलने लगा, राइट। उसने बहुत सारे रिलीजियस टॉलरेंस के वो बातें करी, प्रमोट किया, कंपेशन, है ना, लोग का अच्छाई के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी करी, है ना, जानवरों के लिए गुड गवर्नेंस ये सब दिखाई। उसने बहुत सारी रोडे, बहुत सारी वेल्स ये सब बनाए, है ना। और उसने बुद्धिस्ट टीचिंग एज एन बहुत सारी जगहों पे भेजी, है ना। उसके जो एडिक्ट्स थे उसमें मोरल वैल्यूज दिखती थी कि ऐसे लोग के प्रति एज एन अच्छी चीजें करो, ये सब करो। और जो सरनाथ का लैंड कैपिटल है, उसकी उसकी जो एज एन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था वो भी इतना अच्छा था कि उसको एज एन इंडिया का नेशनल एम्बलम बना दिया। और जो धर्म चक्र है वो आपके इंडिया के नेशनल फ्लैग में है ना। जो उसके आइडियाज थे पीस के, जस्टिस के, इक्वालिटी के, वो आज भी आपके इंडिया में दिखते हैं और रेलिवेंट है आज के टाइम पे भी, राइट। तो दैट इज वाई काइंड ऑफ अशोका जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड उसका एम्पायर जो था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसने आज तक भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करके रखा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अशोका वॉज यूनिक बिकॉज आफ्टर द कलिंगा वॉर he gave up violence and adopted the path of peace and dharma. He promoted religious tolerance, compassion, welfare of people and animals, and good governance. He built roads, wells, rest houses, and spread Buddhist teachings through missionaries. Right? His edicts informed people about moral values and responsibilities. The land capital of Sarnath became India's national emblem. Dharma Chakra appears on India's national flag. His ideals of peace, justice, equality, and welfare continue to inspire modern India and remain relevant even today. Right? Seventh question देख लेते हैं. Thus speaks the beloved of the god, the king Piyadasvi, my officers of Dhamma are busy in many matters of public benefit. They are busy among members of all sects, both as sects and householders, and I have appointed some to concern themselves with the Buddhist order, with the Brahmins and Ajivaka, with the Jains, and with the various sects. There are many categories of officers with a variety of duty, but my officers of Dhamma are busy with affairs of these and other sects. After reading the above edicts of Ashoka, do you think he was tolerant towards the other religious beliefs and schools of thought? Share your opinion in your class. तो ऑब्वियसली हमने देखा था, राइट ना। और शो का हर एक रिलीजियस चीजों को मानता था, रिस्पेक्ट करता था, उनकी और हारमोनी लेके आता था अलग अलग कम्युनिटीज में भी। और अलग अलग ऑफिसर्स भी अपॉइंट करता था कि सारे लोगों को देखे, अलग अलग फेथ के, अलग अलग विजन के, और उनको एडवाइस करे कि वो एक लाइक रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को देखे, हाँ। So yes, Ashoka respected all religions and encouraged harmony among different communities. He appointed officers to look after people of different faiths and advised everyone to respect one another's beliefs. This shows his policy of religious tolerance respect. Right? आगे देख लेते हैं. The Brahmi script was a writing system that was widely used in ancient India. Try to learn more about this script, taking help from your teacher wherever required. Create a small project and include what you have learned about Brahmi. So देखते हैं. तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो था वो काइंड ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम था इंडिया का, है ना. दैट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया. इट वाज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड. Most of Ashoka's edicts were written in Brahmi. It is considered the ancestor of many modern Indian scripts such as Devanagari, Bengali, Tamil, Kannada, Telugu, and Gujarati as well. है ना? The Brahmi played an important role in preserving India's history, literature, and culture. तो इन सब के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ब्रह्मी निभाती है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, राइट. Ninth is, suppose you have to travel from Kaushambi to Kavaripatnam in the 3rd century BC. How would you undertake this journey? And how long would that actually take you with a reasonable cost on the way, है ना. So आपको जाना है, so you would have to travel from Dakshinapatha trade, है ना, by using your bullock carts, right. So I would travel along Dakshinapatha trade route using bullock cart, horses, boats wherever rivers are available, and on foot when required, right. And I would stop at major towns and trade centers for like rest, food, and supplies, right? And with reasonable cost, the journey would likely take 1 to 2 months, depending on weather and road condition as well. है ना? क्योंकि पुराने जमाने में इतना वक्त लग ही जाता था इन सब चीजों को कवर करने में, राइट. तो दैट्स इट. ये आपका नाइन्थ जो क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का. आज के लिए और अभी के लिए ये चैप्टर एंड करा जाता है मेरी तरफ से, मेरी ओर से. This much only for this chapter. We'll meet you all very soon. The rise of empires का आज होता है खात्मा, है ना.
आज आपका फिफ्थ चैप्टर जो है हिस्ट्री का वो खत्म होता है। हम नए चैप्टर से जरूर जल्दी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा मेरे साथ। आई विल मीट यू ऑल वेरी सून विद अ वेरी न्यू चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री। सो टिल देन, बाय बाय यू।